जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना वो देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? 4 ऑप्शन है अपने सामने, सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्य सूचना आयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसका जो दर्जा होता है वो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समतुल्य होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1 सदस्यीय होता है। कितना? 1 सदस्यीय होता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ही इसका हेड होता है। 1 सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसका चुनाव करवाता है। तो ये 2 चीज़ों का चुनाव करवाता है, एक तो पंचायतों का चुनाव करवाता है और एक करवाता है नगर निगम का चुनाव। किसका? नगर निगम का। बहुत ही आसान भाषा में अपन समझेंगे जिसमें ज़्यादा हेडेक नहीं होगी। ठीक है, पंचायतों का चुनाव करवाता है एवं नगर निगम का चुनाव करवाता है। ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो देखो जरा, हमारे यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन जब 1992 हुआ था उसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। किसकी? पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और 74वां संविधान संशोधन 1992 आया था तो उसके तहत नगर पंचायतों की जो नगर पंचायत हैं उनके चुनावों के बारे में बात की गई थी, नगर पंचायत की। तो इसी को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायतों के बारे में बात की गई थी, तो इसके चुनाव की जो व्यवस्था की गई वो 243 के में की गई। 243 के में की गई। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के चुनाव करवाने की व्यवस्था किस में की गई? 243 के में। और नगर निगम के चुनाव करवाने की व्यवस्था किस में की गई? तो वो की गई हमारी 243 य क में, ब्रैकेट में य क में। ठीक है, इस वाली बात को अपन को समझना है। तो ये सारी बातें अपन ने डिटेल में समझ लिया है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा 243 के अंतर्गत दिया गया है। इस आर्टिकल में है ये, और इसका काम है पंचायतों का चुनाव एवं नगर निगम का चुनाव करवाना रहता है। ठीक है, और इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य इसको दर्जा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की में समझते हैं। पंचायती चुनाव का उल्लेख है, देखो जरा, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ट, अनुच्छेद 243 ग या फिर अनुच्छेद 243 य क। तो जो पंचायती चुनाव का उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 ट में है। इसको हम 243 के भी कहते हैं। ये इंग्लिश फॉर्म है 243 के और हिंदी है अनुच्छेद 243 ट। ठीक है, और यदि हम नगर चुनाव के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 य क के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है राज्य विधानमंडल के, राज्य विधान परिषद के, पंचायत व नगर पालिका के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, पंचायत व नगर पालिका के चुनाव के लिए इसका कार्य है यही इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, का मूल विभाग कौन सा है? भारतीय गणराज्य, भारत सरकार, कार्य प्रशासन मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो दोस्तों ये भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यह एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन भारत सरकार का मूल विभाग है ये। यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी की सबसे पहला एक लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एक लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 1926 को। पहली बार एक लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो यदि आपको एक कमीशन याद होगा, रॉयल कमीशन, जो कि 1923 में आया था। ली आयोग जिसको कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ली आयोग कहते हैं। तो रॉयल कमीशन ली आयोग की अध्यक्षता में 1923 में सबसे पहले लोक सेवा के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1926 को एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे हमारे सर रोज बारकर। कौन? सर रोज बारकर। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे अपन।
मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन होता है और उसके पहले अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। ठीक है, 1935 वाले अधिनियम में, 1935 वाले एक्ट में इसको फेडरल, जो हमारा फेडरल का दर्जा दे दिया था। ठीक है, फेडरल आयोग का दर्जा दे दिया था इसको। किसका? फेडरल आयोग के अंतर्गत जो संस्था कार्य करेगी उसको फेडरल आयोग का दर्जा दे दिया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया और इसे एक संवैधानिक संस्था बनाया गया। क्या? संवैधानिक संस्था बनाया गया। संवैधानिक संस्था बनाया गया। क्या आप मेरी बात इतनी बात समझ पाए हैं? ध्यान से देखो एक और बात कि ली आयोग आया था 1923 में। इसके अंतर्गत लोक सेवाओं के बारे में बात की गई थी और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोज बारकर। 1935 एक्ट में फेडरल आयोग बनाया गया। इसी के तथ्य पर इसको फेडरल आयोग का नाम दिया गया और ये 1950 तक काम करता रहा। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको यूपीएससी का नाम दे दिया और यह इसे एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया। और ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो दोस्तों याद रखना, भाग 14 के अंतर्गत 315 से 323 आर्टिकल किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 315 से 323 के अंतर्गत। तो आपको ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और इसकी आगे की जो भी कहानी है वो अपन आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉयल कमीशन का संबंध है, तो मैंने आपको बता दिया प्रथम लोक सेवा आयोग से इसका संबंध है रॉयल कमीशन का। यदि हम बात करें यूपीएससी के बारे में और भी, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हमारा नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उनकी नियुक्ति। और उनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पूरा समय से पहले हो जाए। दूसरी बात, उनकी योग्यता को लेकर संविधान में कोई बात नहीं की गई। उनके कार्यकाल को लेकर संविधान में कोई बात नहीं की गई। बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और बिल्कुल पॉइंट बता रहा हूँ, वही चीज़ जो आपके पेपर में आने वाली है। 6 वर्ष व 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। योग्यता नहीं बताई गई संविधान में, कार्यकाल नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन पर इतना कहा गया है, योग्यता के अंतर्गत योग्यता नहीं बताई गई, बस इतना कहा है कि वह केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कहीं पर भी 10 साल तक उसने काम किया हो। उसके सदस्यों के लिए क्या योग्यता बताइए? योग्यता नहीं बताई, बस ये बोला है कि केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन कम से कम 10 साल तक उसने काम किया हो। बस उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, इसका जो यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष या फिर सदस्य। और एक और बात कि इसमें यह भी नहीं बताया गया संविधान में कि कितने सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई। प्रेजेंट टाइम पे 9 से 11 के अंतर्गत कुछ भी ले लिया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्धारित किया गया है कि उन्हें कितने सदस्यों को नियुक्त करना है। ठीक है, तो संविधान में इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो मैंने आपको बताया लॉर्ड ली आयोग की अध्यक्षता में 1923 में गठित किया गया था रॉयल कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्य का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर अपना आंसर सही हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। जो हमारी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। लेकिन इन्हें पदमुक्त जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। दोनों ही चीज़ें बड़े ध्यान से समझना। जो इनको पदमुक्त करता है, पदमुक्त जो करता है वो करता है हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति, और इनको नियुक्त कौन करता है? राज्य का राज्यपाल।
ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें पदमुक्त करता है और इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी रहते हैं कि यदि कोई अध्यक्ष दिवालिया हो या फिर किसी भी तरीके से मानसिक या फिर शारीरिक कोई भी यदि उसे क्षतिग्रस्ती हो रही हो तो वो उसको पदमुक्त कर सकता है। ये सारी बातें इसके बारे में कही गई हैं। आर्टिकल हमें बता दिया मैंने आपको 315 से लेकर 323 के बीच में इसके बारे में बात कही गई है। आ रही है आपकी बात समझ में? तो इस वाली बात को आप ध्यान से समझना, इस वाली बात को कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है वो भी देख लेना। वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया राज्य लोक सेवा आयोग का। ठीक है। थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में और समझ लेना कि आर्टिकल 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात बोली गई है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। अगला 316 में उनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। किसकी? नियुक्ति के बारे में बात की गई है 316 में। ठीक है। 317 में उनकी पदमुक्ति के बारे में बात की गई है। पदमुक्त किस तरीके से करवाया जाएगा ये बताया गया 317 में। 318 में बात किया गया है कि आयोग के जो सदस्य हैं और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब उनके जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तों की नियम बनाने की शक्ति 318 आर्टिकल में है। 319 आर्टिकल में जो उनके सदस्य तथा समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक लगा दी है। मतलब जब इनका एक बार कार्यकाल पूरा हो जाता है तो दोबारा उसके पद पर बने रहने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं। 321 में इसके कार्यों को विस्तार करने का, मतलब कार्यों को जो विस्तार करने की बात बताई गई है। ठीक है। 322 में आयोग के खर्च के बारे में बताई गई है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा। ठीक है। और 323 में आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बात की गई है। आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 नवंबर 1956 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह से उसके पद से हटाया जाता है? विधि मंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से समझना, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इस किसकी सलाह पर उसको पदमुक्त कर सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल उसको क्या कर सकता है? पदमुक्त कर सकता है। क्योंकि इसकी जो सेवा शर्तें हैं वो भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो भी राज्यपाल करता है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत और राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा के लिए भी उत्तरदायी है। लोकसभा का भी चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, राज्य विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है, राज्य विधान मंडलों का भी चुनाव करवाता है। बस ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करवाता। तो यहाँ पर अपने जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो ए, बी और सी अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो एवं वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, वह एक अच्छा नागरिक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना इनमें से कोई नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए संविधान में किसी भी तरह की योग्यता के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है। बस वह एक IAS अधिकारी होना चाहिए, ये एक बात है। ठीक है। वह एक IAS अधिकारी होगा, लेकिन इसकी योग्यता को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। समझ में आ रही है बात? ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं
कि हमारे यहाँ पर भारत में जो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था वो कौन था? हमारे यहाँ पर सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में ध्यान रखना, प्रेजेंट में हमारे सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है राजीव कुमार और सुशील चंद्र। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये एक तरीके से ये 3 सदस्यीय है। कितना है? 3 सदस्यीय है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो हमारा 1 सदस्यीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। संघ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय था। शुरू में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन इसके काम के भार को देखकर 16 अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। कितना? 3 सदस्यीय कर दिया गया। मतलब 16 अक्टूबर को इसकी क्या हो गई थी? घोषणा कर दी गई थी। तो ये 3 सदस्यीय हो गया था। फिर 1990 में इसको फिर से 1 सदस्यीय कर दिया गया और 1990 से 1993 तक ये फिर से 1 सदस्य बनकर रह गया। लेकिन 1993 से फिर से इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया और प्रेजेंट टाइम पर ये 3 सदस्यीय ही है, 3 सदस्यीय हो गई है। ठीक है, ये वाली बात आप समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो ये दोस्तों 23वें नंबर के हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहले नंबर के मैंने आपको बता दिया है कि सुकुमार सेन पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित आप समझ गए होंगे। संविधान में इसको भाग 15 में रखा गया है और 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक इसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें मैं क्या क्या आपको और बताऊं तो आप मुझे इसके बारे में भी जानकारी दे देना। वैसे मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है आपको पेपर में पास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं अपन जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।